हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत का मिशन एलएसी चीन के गुरूर को करेगा चकनाचूर, जिनपिंग के माथे पर चिंता की लकीरें। जी हां दोस्तों, बताएंगे दोस्तों क्या है भारतीय सेना का बड़ा प्लान। दोस्तों मोदी जी और मोदी सरकार का बड़ा प्लान, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां दुबई में पाकिस्तानियों के साथ हुआ बहुत बड़ा धोखा। जी हाँ दोस्तों, बुर्ज खलीफा पर नहीं दिखा पाकिस्तानी झंडा। जी हाँ, पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर हुई उसकी भारी बेइज्जती। दोस्तों पाकिस्तानियों ने कहा यही है हमारी औकात। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री मोदी जी पर बड़ा हमला, कहा यह लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी का आखिरी भाषण होगा। जी हाँ दोस्तों, सारी जानकारी आपको बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरफ अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के संप्रभुता और अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों। तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों आपको हमारी और हमारे पूरे टीम की ओर से। चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत का मिशन एलएसी चाइना के गुरूर को करेगा चकनाचूर, जिनपिंग के माथे पर चिंता की लकीरें। जी हां, भारत का मिशन एलएसी तेजी से चाइना के गुरूर को चकनाचूर कर देगा। ये कोई दावा नहीं बल्कि वो सच्चाई है, जो आज सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने भारतवर्ष को बताया है। तो जी हाँ दोस्तों, टीवी9 भारतवर्ष को दी जानकारी में बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बीआरओ के मुताबिक पिछले कुछ सालों में एलएसी पर भारत के सड़क निर्माण में अचानक तेजी आई है। मतलब बहुत तेजी से भारत के जवान रेड आर्मी की गर्दन तक पहुंच रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है दोस्तों, वैसे में ये खबर आपको बताना तो बहुत जरूरी है। पहले एलएसी पर 600 किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से बीआरओ सड़कें बना रहा था। अब ये सड़कें 1200 किलोमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से बन रही है। जी हाँ दोस्तों, इस साल बीआरओ ने एलएसी पर 1263 किलोमीटर सड़कें बनाई। अगले साल 1600 किलोमीटर सड़क बनाने की तैयारी है। पिछले 3 से 4 साल में सड़क बनाने की रफ्तार दुगनी हो गई है, यानी कि चाइना की दिल की धड़कन भी दोस्तों दुगनी रफ्तार से धक धक करने लगी और जिनपिंग की हालत खराब होती जा रही है। जैसे जैसे जिनपिंग सुन रहा है कि भारत लगातार तरक्की कर रहा है और चाइना को भी आने वाले समय में पछाड़ देगा। दोस्तों आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर कमेंट में मेरा भारत महान भारी मात्रा में कहिएगा दोस्तों, और सभी से रिक्वेस्ट है मोदी है तो हर चीज मुमकिन है जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर दुबई में पाकिस्तानियों के साथ हुआ बहुत बड़ा धोखा। बुर्ज खलीफा पर नहीं दिखा पाकिस्तानी झंडा, मायूस होकर लौटे लोग। जी हाँ दोस्तों, बुर्ज खलीफा पर नहीं फहराया गया पाकिस्तानी झंडा, ये है औकात पाकिस्तानियों की। ये दोस्तों हम नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी भी कह रहे हैं कि यही हमारी औकात है। स्वतंत्रता दिवस पर भारी बेइज्जती हुई है पाकिस्तानियों की। बता दें पड़ोसी देश पाकिस्तान 14 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पाकिस्तान मानता है कि वो भारत से पहले आजाद हुआ था। इस बीच दुबई में पाकिस्तान के लोगों के साथ धोखा हो गया। दरअसल बड़ी संख्या में पाकिस्तानी लोग दुबई की सबसे प्रसिद्ध इमारत बुर्ज खलीफा अपने मुल्क के झंडे को देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहाँ उनके साथ धोखा हो गया। बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का थोड़ा सा भी झंडा देखने को नहीं मिला। इससे पाकिस्तानी लोग मायूस और उदास चेहरा लेकर वापस लौट गए। बता दें कि ऐतिहासिक मौकों पर बुर्ज खलीफा पर चित्र प्रदर्शनी की जाती रही है। पाकिस्तान की आवाम यहाँ से मायूस और निराश होकर लौटी। इस सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो जमकर वायरल हुआ दोस्तों। वीडियो में एक लड़की साफ कहती नजर आ रही है कि बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, अब ये औकात रह गई है हमारी। हालांकि पाकिस्तानी लोग बुर्ज खलीफा के सामने नारेबाजी करते जरूर नजर आए, लेकिन दोस्तों खुद पाकिस्तानियों ने अपने पाकिस्तान की बात जग जाहिर कर दी और कह दिया कि यही हमारा औकात रह गया है। हमारी वैल्यूज गिरते गिरते इतनी गिर गई है कि बुर्ज खलीफा पर भी हमारा झंडा अब देखने को नहीं मिलने वाला। और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार दोस्तों आप लोग समझते हैं कौन हो सकता है। अब ऐसे में दोस्तों आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट में भारी मात्रा में भर दीजिएगा दोस्तों, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अपना भारत के लिए कमेंट में जरूर कहिएगा, और तिरंगा ऊंचा रहे हमारा जरूर कहिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां दिल्ली में 40,000 से ज्यादा जवान, बॉर्डर पूरा सील, जश्न आजादी पर सुरक्षा टाइट। जी हाँ बता दें 15 अगस्त को पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली स्थित लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने वाले हैं, या फहरा चुके होंगे और देश को संबोधित भी कर चुके होंगे। जश्न आजादी को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है दोस्तों। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले पर झंडा फहरा रहे होंगे उस वक्त देश की राजधानी की सुरक्षा 40,000 से ज्यादा जवानों के हाथों में होगी, जिसके अलावा एंटी ड्रोन रडार, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, क्लोज्ड सर्किट टीवी कैमरा भी तैनात होंगे। इसके अलावा सुरक्षा बंदोबस्त के तहत बॉर्डर को भी सील कर दिया गया है। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 21 बंदूकों की सलामी दी जाएगी। इस बार 15 अगस्त यानी आज के दिन हो रहे इस आयोजन इसलिए भी काफी संवेदनशील है क्योंकि अब से 3 हफ्ते के बाद दिल्ली में G20 की बहुत बड़ी बैठक भी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के कमिश्नर HGS धालीवाल ने बताया कि G20 की मेजबानी कर रहा भारत में इस साल G20 देशों के
नेताओं की बैठक दिल्ली में सितंबर के महीने में होनी है। इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए एंटी टेरर स्टेप्स भी लिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि कई सारे असामाजिक तत्व हैं और इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस जो भी कुछ कर सकती है वो कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां बलूचिस्तान में एक्शन ले पाकिस्तान, बीएलए के हमले से चाइना हुआ आग बबूला, इमरजेंसी प्लान किया एक्टिवेट। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने रविवार को बलूचिस्तान के ग्वादर में एक चीनी काफिले पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और पाकिस्तानी पक्ष से अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने को कहा है। कराची में चीनी महावाणिज्य दूतावास ने बाद में एक बयान में कहा कि उसके सभी नागरिक हमले में सुरक्षित है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार महावाणिज्य दूतावास ने पाकिस्तानी पक्ष से चीनी नागरिकों, संगठनों और परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने को भी कहा है। बयान में कहा गया है कि महावाणिज्य दूतावास ने स्थानीय चीनी नागरिकों, उद्यमों और परियोजनाओं को सतर्क रहने, सुरक्षा उपायों को उन्नत करने, सुरक्षा जोखिमों को रोकने, सुरक्षा स्थिति पर पूरा ध्यान देने और सुरक्षा सुनिश्चित करने की याद दिलाते हुए तुरंत आपातकालीन योजना सक्रिय कर दी है। रविवार सुबह बलूचिस्तान के तटीय शहर ग्वादर में चीनी इंजीनियरों और पाकिस्तानी बलों के वाहनों के काफिले को निशाना बनाया गया। स्वतंत्रता समर्थक समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करते हैं, जहां पर सीमा हैदर का अब तक का सबसे बड़ा बयान, कहा मेरी लाश ही हिंदुस्तान से बाहर जाएगी, मैं सिर्फ बोल ही नहीं रही, ये बात करके भी दिखा सकती हूँ, दिखाऊंगी। जी हाँ, सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी चर्चा में है। सीमा ने साफ कर दिया कि वो अपने प्यार सचिन को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, मेरी लाश ही हिंदुस्तान से जाएगी, मैं सचिन से प्यार करती हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आई हूँ, मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ बल्कि करके भी दिखाऊंगी। ये बातें सीमा ने आज तक मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कही। दोस्तों, सीमा हैदर ने कहा कि मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ प्यार की खातिर यहाँ आई हूँ, मुझे सरकार पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। एटीएस की जांच के बारे में सीमा ने कहा कि उसे जांच एजेंसी पर पूरा भरोसा और सच सामने जरूर आएगा। सीमा ने कहा कि वो किसी फिल्म में काम नहीं करने जा रही है, ये सब कुछ लोगों की साजिश का नतीजा है। जी हाँ, सीमा ने कहा कि सचिन के परिवार से उसे बहुत सारा प्यार मिल रहा है। ये पूछने पर कि ये जानते हुए कि सचिन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है फिर भी वो यहाँ पर क्यों आई, इस पर सीमा ने कहा मैं सचिन से प्यार करती हूँ, मेरे पहले पति से मेरा तलाक हो चुका है, मैं सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान आई हूँ, अब मेरी लाश ही यहाँ से जाएगी। जी हाँ, वहीं सीमा के वकील एपी सिंह ने कहा कि वो बेशक दुश्मन देश से आई है लेकिन अब वो भारत की बेटी है, हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार और योगी सरकार उसे और उसके बच्चों के बारे में सोचेगी। हमारी याचिका भी राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है, उम्मीद करते हैं कि सीमा को भारतीय नागरिकता मिलेगी और देश उसे स्वीकार करेगा। जी हाँ, इसके अलावा एपी सिंह ने बताया कि सीमा हैदर फिल्मों में काम नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल अब आप लोगों से सवाल है दोस्तों, क्या सीमा हैदर को माफ कर देना चाहिए और उसको भारत में ही रहने देना चाहिए अगर वो मुजरिम साबित नहीं होती है? तो अगर उसको क्लीन चिट मिलता है दोस्तों तो क्या उसे भारत में ही रहने देना चाहिए या फिर वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए? देखते हैं हमारी भारत की प्रिय जनता की इस मुद्दे पर क्या राय है दोस्तों, भारी मात्रा में कमेंट में बताइएगा लिखकर, और जितना ज्यादा आज हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, ताकि हर कोई अपने देश भारत देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर पीएम शरीफ ने पुतिन के आगे जोड़े हाथ पैर, फिर पाकिस्तान को मिलना शुरू हुआ था रूसी तेल, अब चुपके से क्यों किया बंद? आपको बता दे, पाकिस्तान अब रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। दरअसल पाकिस्तानी तेल रिफाइनरीज रूसी भारी क्रूड ऑयल को रिफाइन करने में फेल हो रहे थे, ऐसे में ये पाक को ये सस्ता तेल महंगा पड़ रहा था। पाकिस्तानी वेबसाइट द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में स्थित दोनों रिफाइनरीज के ने क्रूड ऑयल को रिफाइन करने से साफ इनकार कर दिया है। रिफाइनिंग प्रक्रिया में पेट्रोल की तुलना में अधिक मात्रा में फर्नेश ऑयल का उत्पादन हो रहा था। कुछ स्रोतों ने यह भी दावा किया कि रूसी तेल से जहाजों के लिए कम केरोसिन का तेल और जेट ईंधन मिलता है, जो देश के लिए फायदेमंद नहीं था। ऐसे में पूर्व पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुसादिक मलिक के आग्रह के बावजूद पाकिस्तान रिफाइनरी ने फिलहाल रूसी तेल का शोधन छोड़ दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने रूस से बड़ी मिन्नतों के बाद क्रूड ऑयल लेना हासिल किया था। जी हाँ दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद 11 और 26 जून को रूस से 2 कच्चे तेल के जहाज कराची बंदरगाह पहुंचे भी। पहली खेप लगभग 45,000 टन लेकर 11 जून की शाम को कराची बंदरगाह पहुंची। लगभग 56,000 टन कच्चे तेल के साथ दूसरे जहाज ने 26 जून को कराची बंदरगाह पर लंगर डाला था। हालांकि इसके बाद कोई रूसी तेल का जहाज पाकिस्तान नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां नाइजर के अपदस्थ राष्ट्रपति बजौम पर चलेगा राजद्रोह का केस, सैन्य तानाशाह का बड़ा ऐलान, बढ़ गया तनाव। जी हाँ दोस्तों, नाइजर के विद्रोही सैनिकों ने कहा कि वो उच्च राजद्रोह तथा देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम पर मुकदमा चलाएंगे। उनका ये बयान तब आया है जब कुछ घंटों पहले उन्होंने कहा था कि वो बढ़ते क्षेत्रीय संकट को हल करने के लिए पश्चिमी अफ्रीकी देशों के साथ बातचीत के वास्ते तैयार हैं। उन्होंने देश पर प्रतिबंध लगाने के लिए पश्चिम अफ्रीकी नेताओं की आलोचना की है। सैन्य शासकों के इस ऐलान से तनाव बढ़ गया है। कर्नल मेजर अमादो अब्दुल रहमान ने रविवार रात को सरकारी टेलीविजन पर की गई घोषणा में कहा है कि सैन्य शासन ने उच्च राजद्रोह तथा नाइजर की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए अपदस्थ राष्ट्रपति तथा उनके स्थानीय एवं विदेशी साथियों पर सक्षम राष्ट्रपति तथा अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकारियों के समक्ष मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक सबूत एकत्रित कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान की फिर हुई इंटरनेशनल बेइज्जती,
दक्षिण अफ्रीका में घुसने वाले 67 पाकिस्तानियों को भगाया गया, पैसा भी वसूला। जी हाँ दोस्तों, बता दे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि अब वहां से बस लोग निकलना ही चाहते हैं, वो पाकिस्तान छोड़कर किसी भी देश में जाने को तैयार है। रविवार को 67 पाकिस्तानी नागरिकों ने दक्षिण अफ्रीका में घुसने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। इमिग्रेशन कानूनों का पालन न कर पाने के कारण उन्हें उनकी लागत पर घर वापस भेज दिया गया, यानी कि उनके पाकिस्तान जाने के टिकट का पैसा इन्हीं लोगों को देना पड़ेगा। दक्षिण अफ्रीका के गृह मंत्रालय ने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि दुबई से दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होने वाली 268 यात्रियों वाली फ्लाइट से ये पाकिस्तानी 13 अगस्त को आए थे। जी हाँ, शुरुआती घंटों में उन्हें जोहान्सबर्ग के ओटार टेम्बो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोका गया था। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए उन्हें इमिग्रेशन से गुजरना पड़ा, लेकिन वहां जरूरी सवालों के जवाब न दे पाने और इसमें सफल न होने के चलते इन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। इन सवालों में उनसे यह भी पूछा गया था कि आखिर जिस वीजा के जरिए वो आए हैं उससे वो देश में कितने दिन रह सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के गृह मामलों के मंत्री डॉक्टर आरोन मोत्सोआलदी ने रविवार को कहा कि ये स्टिंग ऑपरेशन का नतीजा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब आप सोचिए पाकिस्तानियों की कहीं भी ऐसी जगह नहीं है पूरे वर्ल्ड में जहां बेइज्जती ना होती हो। जी हाँ दोस्तों, हर एक जगह हर एक कोने में पाकिस्तानियों की बेइज्जती की खबरें आती रहती है दोस्तों, और ये दक्षिण अफ्रीका उनमें से एक है। और बुर्ज खलीफा वाली बात तो शुरू में हमने आपको बता ही दिया था। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका के ऐतराज के बावजूद चाइना ने उठाया ऐसा कदम, अमेरिका को लग जाएगी मिर्ची। जी हाँ, चीन और अमेरिका के बीच तनाव किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब चीन ने ऐसा कदम उठाया है जिससे अमेरिका को और तगड़ी मिर्ची लग सकती है। रशिया और बेलारूस की तरफ समर्थन जताने के लिए चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू इन देशों के दौरे पर है। उनका ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका ने यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण को लेकर उन्हें अलग थलग करने की मांग की है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने प्रवक्ता कर्नल वू कियान के हवाले से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि ली सोमवार को 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। कियान के अनुसार अपनी यात्रा के दौरान वो मॉस्को कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी में एक भाषण देंगे और रशिया समेत अन्य देशों के रक्षा मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। रूस की आधिकारिक समाचार एजेंसी तास ने बताया है कि रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे जिसका टॉपिक होगा नए तरह के बहुपक्षीय सहयोगों को मजबूत करने समेत पश्चिमी तंत्र से इतर विकास के रास्तों की विश्व के ज्यादातर देशों की तलाश। इसमें कहा गया है कि लगभग 100 देशों और 8 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भाग लेने के लिए न्योता भेजा गया है। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से एजेंसी ने कहा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना की स्थितियों में सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं, वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए यूरो अटलांटिक अभिजात वर्ग के आक्रामक दावों के मामलों में रचनात्मक अंतरराष्ट्रीय सहयोग बहाल करने के तरीकों पर भी चर्चाएं होंगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान में जाकर फंस गई भारत की अंजू आजादी का जश्न मनाते प्रोपेगेंडा वीडियो हो गया वायरल। जी हाँ, अपने दोस्त नसरुल्लाह से मिलने पड़ोसी मुल्क गई भारतीय महिला अंजू का अब परमानेंट ठिकाना पाकिस्तान ही हो चुका है। जी हाँ, नसरुल्लाह से शादी रचाने और धर्म परिवर्तन के बाद अंजू फातिमा बन चुकी है। जैसा आप सभी को पता होगा, पाकिस्तान की तमाम मीडिया कवरेज में वो छाई हुई है। कोई बिजनेसमैन उसे तोहफे में मकान दे रहा है तो कोई पैसों की बरसात कर रहा है। अंजू पर गिफ्टों की बौछार हो रही है और वो नसरुल्लाह के साथ पाकिस्तान की सड़कों पर हाथ में हाथ डाले बेखौफ घूमती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अंजू पाकिस्तान में ज्यादा खुश है। इस बीच पाकिस्तान से एक और प्रोपेगेंडा वाला वीडियो सामने आया है जिसमें वो नसरुल्लाह संग पाकिस्तानी की आजादी का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत में अपने 2 बच्चों और पति को छोड़कर पाकिस्तान के नसरुल्लाह की हो चुकी अंजू अब लगता है कि पाकिस्तान में जाकर फंस गई है। पाक में बैठे भारत विरोधी तत्व अंजू का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कर रहे हैं। पहले तमाम इंटरव्यू में भारतीय मीडिया के बारे में अनाप शनाप बुलवाना और पाकिस्तान को बेहतर बताना अंजू पहले ही कर चुकी है। अब अंजू के ताजा वीडियो से पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फिर एक बार सबके सामने आ गया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस में अंजू ने भाग लिया है, यानी कि अब अंजू पूरे तरीके से पाकिस्तान की हो चुकी है। ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस पर क्या निजी राय होने वाली हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां आखिर ताइवान क्यों गए थे भारत की सेनाओं के 3 पूर्व चीफ, क्या है इस दौरे की इनसाइड स्टोरी आपको बता दें। चीन की जो बढ़ चुकी है धड़कने, दरअसल ताइवान चीन का कट्टर दुश्मन और भारतीय सेना उसकी सबसे बड़ी चुनौती। ऐसे में जब ये दोनों मिल जाए तो फिर ड्रैगन की टेंशन बढ़ना तो लाजमी ही है। यही हुआ जब पिछले दिनों भारत की तीनों सेनाओं जल, थल और वायुसेना के पूर्व मुखिया ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचे। भारतीय सेना के रिटायर्ड चीफ जनरल MM नरवणे जी, पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया और पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ताइपे में यूं तो एक सिक्योरिटी डायलॉग के लिए गए थे, लेकिन उनकी मौजूदगी से ही चीन परेशान हो गया है। बताया जा रहा है कि इन तीनों ने ताइवान में एक बंद कमरे में मीटिंग भी की है। तीनों पूर्व चीफ 2023 के इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी डायलॉग के लिए ताइपे में है। माना यह जा रहा है कि ये तीनों ही यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन तीनों पूर्व चीफ के ताइवान जाने की इनसाइड स्टोरी अलग ही है। ताइपे में इन तीनों पूर्व चीफ्स को ताइवान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कैटालगन फोरम में इनवाइट किया गया था। इन तीनों के साथ ही सेना और नौसेना के 2 और पूर्व अधिकारी भी थे। इनमें से एक के पास राष्ट्रीय डिफेंस कॉलेज और आर्मी वॉर कॉलेज के लिए सिमुलेशन
और प्लानिंग पर काम करने का अनुभव है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों की माने तो इन तीनों ही पूर्व चीफ्स की ताइवान यात्रा निजी तो हरगिज नहीं थी। पूर्व नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह ने तो फोरम पर चैनल के साथ आधिकारिक वार्ता में ताइवान में दूसरों की मौजूदगी पर भी सवाल उठा डाले। जी हाँ दोस्तों, बताया यह भी जा रहा है कि इससे ताइवान की बड़ी वाली मदद होगी। चाइना के जो विशेषज्ञ हैं दोस्तों, वो काफी ज्यादा इस बात से परेशान हो गए कि आखिर भारत के पूर्व सेना प्रमुख ताइपे क्यों